नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जी हाँ अपनी चुनावी रैली के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार जी हाँ जनता से ये वादा किया था कि मैं अमेरिका को जी हाँ ग्रेट बनाऊंगा, मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये नारा इन्होंने अपनी चुनावी रैली के समय ईजाद किया था और इसको सच करने को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरीके से जी हाँ ट्रंप कार्ड चल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि निंजा ट्रिक को ईजाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रिक दोस्तों इनकी काम कर भी रही है। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रिक है काम तो कर रही है, लेकिन ये सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रही है। इनकी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट आने वाले समय में जी हाँ लग सकती है। अभी हाल ही में बीते कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया, मतलब कि रईसों को यूएस में बसाने की तैयारी में लग चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, 44 करोड़ में यूएस की आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है नागरिकता। ये प्लान लेकर के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप बीते कल के दिन दोस्तों, जी हाँ बुधवार को। सो गैस, अगर आप अमीर हैं और अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, वो अलग बात है कि ये माला लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, बट ऑफिशियली आप सभी का बिल्कुल वेलकम है, वो भी ग्रैंड वेलकम है। सो गैस, ट्रंप ने मंगलवार यानी कि बीते कल के दिन अमीर प्रवासियों के लिए जी हाँ गोल्ड कार्ड पेश किया है, जिसे 50 लाख डॉलर यानी कि लगभग 50 लाख डॉलर को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें तो हम पाएंगे लगभग 44 करोड़ रुपए में। जी हाँ, इस गोल्ड कार्ड को कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से खरीद सकता है। लेकिन ट्रंप ने इसे अमेरिका नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता जी हाँ स्वयं बताया है, और ये भी कहा है कि ये ग्रीन कार्ड जैसा ही होगा। अब ये कहा गया है कि निवेशकों के लिए जी हाँ 35 साल जो पुराना वीज़ा की जगह दोस्तों ये एक नया गोल्ड कार्ड लेने वाला है, और इसे लेने वाले अमेरिकी नागरिकता पाने के बिल्कुल पात्र होंगे। उन्हें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पैसा है तो आप सबका वेलकम है। और दोस्तों, अगर आप गलती से भी गरीब हैं और अमेरिका के अंदर रह रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा आपको जी हाँ हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें लगा करके आपके अपने देश में जी हाँ आपको कल्टी कर दिया जाएगा, मतलब कि भेज दिया जाएगा। सो गैस, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अभी चंद दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी जी की मुलाकात हुई थी, वही सेम गर्मजोशी के साथ जो अब तक इनके इतिहास में मुलाकात हुई है। मतलब कि जय वीरों की दोस्ती से इन दोनों की दोस्ती को नवाजा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक बार भी पीएम मोदी ने शायद ट्रंप जी से ये बात नहीं करी कि अब तक आपने जो डिपोर्ट किए थे, ठीक है, अपने देश के अंदर रहने वाले अवैध भारतीय प्रवासियों को जो अपने इंडिया भेजा था अब तक, जी हाँ, ना तो उनके हाथों में हथकड़ी थी ना पैरों में जंजीरें थी। तो इस बार आपने ऐसा क्यों करा? इस मुद्दे में उन्होंने कोई बात नहीं करी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जय वीरों की दोस्ती में दरार ना आए। जी हाँ, जैसे पीएम मोदी जी इंडिया वापस आए थे, सेम नेक्स्ट डे जी हाँ थर्ड प्लेन दोबारा से आया था जी हाँ अवैध भारतीय प्रवासियों का। मैं मानता हूँ कि रूट काफ़ी गलत था, अवैध भारतीय लोगों का जाने का तरीका काफ़ी गलत था, बट मेरा दोस्तों मानना ये है कि इंसान गलत नहीं होता, इंसान का वक्त गलत होता है। किसी को शौक नहीं कि अपने देश को छोड़ करके, अपनों को छोड़ करके, जान को हथेली में डाल करके वो व्यक्ति डंकी का रूट अपनाए। आपने मूवी देखी होगी डंकी। डंकी में तमाम जितने भी लोग थे जी हाँ वो मजबूरी में विदेश जॉब करने जा रहे थे, और तमाम दोस्तों साल भर में जो भी लोग डंकी मारते हैं वो मजबूरी में ही विदेश जाते हैं डंकी का रूट अपना करके। सोचिए कितना जोखिम भरा ये रूट होता है, लेकिन क्या करें, पेट की जो भूख होती है, उसकी जो मार होती है, उस मार को समाप्त करने के लिए वो जान को हथेली में डाल करके ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन शॉर्ट में इंसान गलत नहीं, बस इंसान का वक्त गलत होता है। और जब वक्त गलत होता है तो क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी कभी कभी हो जाती है। तो उसे कुछ नहीं दिखता क्या गलत है क्या सही है, मेरे साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसको बस ये है कि वर्तमान समय में मुझे ये एक्शन लेना है, तो आने वाले समय में क्या पता मैं 2 वक्त की रोटी अपनों के लिए जुटा पाऊँ। सो गैस, यहाँ पे मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अभी ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल या फिर एक प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस पोर्टल पर तमाम अमेरिका के अंदर जितने भी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना रह रहे हों, ठीक है, उन तमाम लोगों को इस वेबसाइट पर जी हाँ अपना पंजीकरण करवाना होगा। वो कब आए, उनके एज क्या है, किस देश से आए थे, उनके आने की प्रक्रिया क्या थी, वगैरह वगैरह तमाम डिटेल को इन्होंने फिल करना होगा। और जो व्यक्ति जी हाँ इस में पंजीकरण नहीं करवाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, उन पर जुर्माना लगेगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और 14 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को जी हाँ इस पोर्टल के अंदर
अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो चुका है विद फिंगरप्रिंट विद आइरिस स्कैन के साथ। सोचिए, मतलब कि ट्रंप एक्चुअली एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं बैकएंड में, ठीक है। और उनको जब वो निकालने पे आएंगे ना, जब डाटाबेस पूरा तैयार हो जाएगा, जब वो निकालने में आएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी खामी निकालना स्टार्ट कर देंगे कि फाइनली लोग वहाँ पर खुद, जी हाँ, वहाँ की नागरिकता छोड़ देंगे। सोचिए दोस्तों, ये अवैध भारतीय प्रवासी कौन हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं? ये वो लोग हैं जो यहाँ पर ग्रुप डी की जॉब करते हैं, मतलब कि सफाई कर्मचारी ये लोग हैं, ठीक है। या फिर मतलब जो धोबी वगैरह काम होते हैं वो ये करते हैं, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं, उन सभी पर जी हाँ बिलदारी का काम करते हैं। ये तमाम अवैध भारतीय प्रवासी, मैक्सिमम जो प्रवासी हैं वो यही काम करते हैं। और जो यहाँ पर अमेरिका का युवा है, जिनके लिए ये लोग, जी हाँ, ट्रंप जॉब सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हटा करके यहाँ वैकेंसी खाली कर देंगे। लेकिन वो जो वैकेंसी खाली हुई है ग्रुप डी की, आज भी खाली ही है, क्योंकि वहाँ का जो युवा है, अमेरिका युवा, उसकी जो इच्छा है वो काफ़ी ऊंची है। जी हाँ, अपनी सैलरी को लेकर के वो इतनी कम सैलरी में काम नहीं करेगी जितनी कम सैलरी में अवैध प्रवासी यहाँ पर कर रहे थे काम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की या फिर अमेरिका की जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बुरी तरीके से हिलने वाली है। अब ये जोश खरोश में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कदम उठा तो रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा इनको कहना कि आने वाले समय में जी हाँ भुगतना पड़ सकता है। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में ये जो दोस्तों अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं, जी हाँ, आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने अभी हाल ही में जी हाँ रूस का सपोर्ट कर दिया। जो बाइडेन की सरकार जो अब तक यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी, रूस यूक्रेन के युद्ध के अंदर लगातार यूक्रेन को सैनिक भेज रही थी, हथियार भेज रही थी, अचानक से जी हाँ 20 जनवरी को जैसे ही इन्होंने अपनी शपथ लिया, उसके बाद से जो भी कदम इन्होंने उठाए हैं हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में उठाए हैं। और अब रूस को ये अपने पाले में लाना चाहते हैं। जी हाँ, G7 जो विकसित देशों का समूह है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें रूस को शामिल करना चाहते हैं और ब्रिक्स देशों को तोड़ना चाहते हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को तोड़ने के लिए जितने भी प्रपंच रच रहे हैं, वो प्रपंच कितना सच होंगे ये चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन इनको एक बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि ब्रिक्स देश, जी हाँ, ब्रिक्स देशों के अंदर जो 10 देश शामिल हैं, जिसमें आपका भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिल करके जी हाँ ब्रिक्स की स्थापना करी थी। और लास्ट ईयर इसमें 5 देश और शामिल हुए थे 2024 में। इसमें आपका मिस्र हुआ, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, UAE, ये 5 देशों ने और मिल करके ब्रिक्स देशों को और अधिक मजबूती दी है। और दुनिया की GDP के अंदर जो ब्रिक्स देश है, ये 10 देश अपना 37% हिस्सा रखते हैं। मतलब कि वर्ल्ड की पूरी GDP को अगर हम काउंट करें तो उसमें 37% हिस्सा हम सभी देशों का है। तो हमको तोड़ना इतना आसान नहीं है कि आप किसी को भी हाँ बस कोई हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना बना दोगे उसके दिल में और उसको अपने G7 के समूह में डाल दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आने वाले समय में मुझको लगता नहीं कि रूस जी हाँ G7 को ज्वाइन करेंगे। मतलब कि विकसित देशों का जो समूह है G7, जिसमें अमेरिका है, और लगातार ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं रूस को G7 का सदस्य बनाने को लेकर के, जी हाँ, इसको ज्वाइन करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स देशों की GDP वर्ल्ड की 37% है, जबकि जो G7 समूह है, जी हाँ, ये देशों की GDP, पूरे वर्ल्ड की जो GDP है उसमें केवल इसका योगदान कितना है? 30%। सोचिए, विकसित देशों का योगदान केवल मात्र 30% है, जो विकासशील देश हैं उनका योगदान 37% है। और दोस्तों 7% का डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये एक बड़े बड़े करोड़ों का डिफरेंस कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है। सो 2022 तक ब्रिक्स देशों की आपसी जो ट्रेड हुई थी उसमें 56% की इसमें वृद्धि हुई थी। अगर हम ब्रिक्स देश अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च कर देते हैं और डॉलर में व्यापार नहीं करते हैं तो मोटा जो बेनिफिट ट्रंप को मिलने वाला था वो बंद हो सकता है। और यही इनके अंदर एक बहुत बड़ा डर था कि अगर ब्रिक्स देशों ने जी हाँ अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो मुझको एक बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि लगातार डॉलर के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, इस बढ़ते हुए डॉलर के प्राइस से जी हाँ ट्रंप को या फिर अमेरिकी सरकार को एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट होता है। तो फाइनली इन्होंने क्या करा? हमको दे दी धमकी 150% टैरिफ की, और हम उस धमकी से थोड़ा बहुत डर भी चुके हैं। और इसलिए अपनी करेंसी लॉन्च करने का जो हमारा सपना था उसको हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और ट्रंप को दूसरा सबसे बड़ा ट्रंप का डर ये है यूरो करेंसी को लेकर के। जो यूरोपीय संघ की करेंसी है ना यूरो, जिसमें से 28 में से 19 देशों की यूरो आधिकारिक मुद्रा है, जिसमें ये लोग व्यापार करते हैं। डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करते, वो लोग यूरो के अंदर व्यापार करते हैं। और यूरो का जो वर्चस्व है वो वर्ल्ड में काफ़ी अधिक हो चुका है, और डॉलर का वर्चस्व अब कम पे कम होते जा रहा है। यही डर ट्रंप को सताया जा रहा है।
जो बाइडेन की सरकार से पहले दोस्तों जो इनकी सरकार थी उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं अपने देश को काफ़ी मजबूत बनाया था। जो बाइडेन की सरकार आते ही हल्की से उसमें कमजोरी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जी हाँ, जो बाइडेन की सरकार के अंदर हमको इंसानियत देखने को मिली थी। उन्होंने जो भी कदम चले थे सबको ध्यान में रखते हुए चले थे। लेकिन इस समय जो ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में जो कदम चल रहे हैं वो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी त्रासदी को जी हाँ जन्म दे सकते हैं। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स देश हैं वर्ल्ड की 45% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है और ये देश दुनिया के 1/3 क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। मतलब ब्रिक्स देश हर कंडीशन में काफ़ी मजबूत है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार EB-5 वीज़ा प्रोग्राम है क्या। अब इसकी जगह लेगा गोल्ड कार्ड। तो EB-5 वीज़ा की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1990 में, राइट। और ये विदेशियों को अमेरिका में $1 मिलियन मतलब कि करीब 8.75 करोड़ रुपए के निवेश पर या निवास करने की अनुमति देता है। कि अगर कोई व्यक्ति है किसी के पास 8.75 करोड़ रुपीस है, अगर वो इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर कर सकता है तो वो बड़ी आसानी से EB-5 वीज़ा या अमेरिका से ले सकता है। ठीक है, बशर्त ये कि आपके बिजनेस से किसी 10 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा हो। भाई कॉमन सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे आपका स्टाफ होगा 10 कर्मचारी, काफ़ी इजी है। ठीक है, ये कोई कंडीशंस कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, इसे कोई भी पूरा कर सकता है। और अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है और इसे हासिल करने के लिए जो पहला कदम होता है और सबसे आसान जो स्टेप होता है वो होता है EB-5 वीज़ा लेना। अब जो काफ़ी अमीर है 8.75 करोड़, उसके लिए बड़ा अमाउंट है भी नहीं, वो बड़ी आसानी से 8.75 करोड़ रुपीज़ खर्च करके EB-5 वीज़ा ले सकता है, अपने बिजनेस को वहाँ पे स्थापित कर सकता है, उसके बिहाफ पर वो ग्रीन कार्ड ले सकता है और वहाँ की नागरिकता बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। आपको दोस्तों याद होगा कि कुछ समय पहले रणवीर इलाहाबादिया जी हाँ उसका पासपोर्ट सीज कर दिया गया था उनकी भद्दी स्टेटमेंट के बाद, राइट। और उनके पास 8.75 करोड़ रुपये बड़ी आसानी से उनके अकाउंट में होगा। जी हाँ, लंबे समय से वो काफ़ी चैनल चला रहे हैं यूट्यूब अपना और काफ़ी सारे पेड प्रमोशंस वगैरह वो करते हैं, तो एक मोटा अमाउंट उनके पास में है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग अब तक इतिहास में हुए हैं। खास लोगों को याद होगा विजय माल्या जी हाँ, अपने आप को इस देश के अंदर दिवालिया घोषित कर दिया, तुरंत विदेश भाग गए। और ऐसी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जी हाँ ऐसे व्यक्तियों की जो इन्होंने इंडिया में रह करके जिन्होंने अपना व्यापार किया और ख़ुद को दिवालिया घोषित किया, एक बहुत बड़ा स्कैम करके जी हाँ विदेश में जा करके छुप गए। क्योंकि वहाँ पर विदेश में जाने के बाद में हमारा कानून दोस्तों उस देश के अंदर वर्क नहीं करता है और उनको वापस अपने इंडिया बुलाने को लेकर के हमारी जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है उस पेपर फॉर्मेलिटी को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 साल लग जाता है। सोचिए तो हम उसके ऊपर क्या ही एक्शन करेंगे। सो गैस अभी हाल ही में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीते कल के दिन यूक्रेन और अधिकांश यूरोपीय देशों के प्रस्ताव के विरोध में और रूस के समर्थन में मतदान कर अपनी विदेश नीति में जिस ऐतिहासिक जी हाँ विचलन को दर्शाया है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को अंजाम दे रही है। जी हाँ, इससे क्या होता है कि वैश्विक जो शक्ति जो शांति है वो बिल्कुल असंतुलित होती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तक टोटल 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं। अमेरिका ने हमेशा ही यूरोपीय देशों के साथ में मतदान किया था और ये कल बीते दिन पहली बार हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है जब उसने अलग से अपनी एक नई राह चुनी है, मतलब कि रूस का सहयोग किया है यूक्रेन को छोड़ करके। और युद्ध को ख़त्म कराने की बात तो ट्रंप अपने चुनावी अभियान में कई बार कर चुके थे, आपने उनके स्टेटमेंट भी सुनी होगी। लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने रूस के प्रति जिस तरह की निकटता दर्शाई है जी हाँ उससे यूक्रेनी खेमे में काफ़ी हलचल जी हाँ पैदा हो चुकी है। इनफैक्ट जो यूरोपीय संघ है उन देशों के अंदर भी काफ़ी बुरी हलचल पैदा हो चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ देशों के बीच में, ब्रिक्स देशों के बीच में वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बहुत बड़ा जी हाँ युद्ध का संकेत हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, युद्ध की शुरुआत से लेकर के अब तक अमेरिका यूक्रेन को करीब जी हाँ $60 अरब से अधिक की सैन्य सहायता दे चुका था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो फितूर है इनके सर पर इस तरह से चढ़ चुका है कि ये जो सीमा होती है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप अब लांघ चुके हैं। किसी भी हालत में मुझे अपने देश को जी हाँ महान बनाना है, इस तर्ज पर ये अब डोनाल्ड ट्रंप उतर चुके हैं। क्या इनका सपना साकार होगा? थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? सो गैस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मैंने आपसे दोस्तों जितने भी सवाल इस वीडियो के माध्यम से पूछे हैं वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गैस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।